जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 48वीं क्लास होगी, यानी 48 क्लास होगी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुप्त वंश। वो भी गुप्त वंश में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों का एग्जाम क्रैक करवाना है। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है, चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। कि रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, समुद्रगुप्त। क्या हेडिंग डालेंगे, समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त, ठीक, समुद्रगुप्त, ठीक, समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त जब हम हेडिंग डाल दिए तो इसमें इनके पिता का क्या नाम था, समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम था, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था, तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था, चंद्रगुप्त ना। समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था, तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त, ठीक। और समुद्रगुप्त के माता का क्या नाम था, समुद्रगुप्त के माता का क्या नाम था, तो समुद्रगुप्त के माता का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी, ठीक ना। समुद्रगुप्त के माता का क्या नाम था, तो समुद्रगुप्त के माता का नाम था कुमार देवी। अब इनकी उपलब्धियां क्या थी ना, इनको उपाधि क्या मिली थी, चाहे इनका उपनाम क्या था। तो इनको समुद्रगुप्त की उपाधि क्या क्या थी उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनको उपाधि क्या क्या मिली थी ना, उपाधियां, ठीक ना। तो समुद्रगुप्त को जो उपाधियां मिली थी उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त को उपाधियां क्या क्या मिली थी। तो इनको एक उपाधि मिली थी भारत का नेपोलियन। इनको क्या बोला जाता था, भारत का नेपोलियन, ठीक ना। का भारत का नेपोलियन, ठीक ना, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। अच्छा, भारत का नेपोलियन इनको कौन कहा था, तो भारत का नेपोलियन कहने वाले कौन थे, तो स्मिथ थे। कौन थे, स्मिथ ना, स्मिथ कौन थे, स्मिथ थे, ठीक। और इनको और कौन सी उपाधि मिली थी, तो इनको एक और उपाधि मिली थी, उसका क्या नाम था, तो कविराज की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, कविराज, ठीक ना। इनको किसकी उपाधि मिली थी, कविराज की उपाधि मिली थी, ठीक। और इसके बाद इनको कौन सी उपाधि मिली थी कविराज के बाद, तो इनके परम भट्टारक की उपाधि मिली थी। किसकी, परम भट्टारक ना, परम भट्टारक ना, परम भट्टारक, ठीक, परम भट्टारक की इनको उपाधि मिली थी। इसके साथ साथ इनको और कौन सी उपाधि मिली थी, परम भट्टारक के साथ साथ इनको बोला जाता था पृथव्या प्रतिरथ। क्या बोला जाता था, पृथव्या, पृथव्या ना, पृथव्या। क्या बोला जाता था, पृथव्या प्रतिरथ। क्या बोला जाता था, पृथव्या प्रतिरथ, ठीक, पृथव्या प्रतिरथ। अच्छा, पृथव्या प्रतिरथ का अर्थ क्या होता है, तो पृथव्या प्रतिरथ का अर्थ होता है कि जिसका पृथ्वी पर कोई शत्रु न हो ना। पृथव्या प्रतिरथ का अर्थ क्या होता है, जिसका पृथ्वी पर कोई शत्रु न हो, यानी कि ये पूरी तरह से पृथ्वी को जीतने वाला। क्या, पूरी तरह से ना, पूरी पूरी पृथ्वी को जीतने वाला, ठीक, पूरी पृथ्वी को जीतने वाला इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूरी पृथ्वी को जीतने वाला, जिसका पृथ्वी पर कोई शत्रु न हो उसको क्या कहेंगे, पृथव्या प्रतिरथ कहेंगे, ठीक ना। जीतने वाला यहाँ पर हो गया, ठीक। इसके इसके साथ साथ इनको क्या, किसकी उपाधि मिली थी, तो इसके साथ साथ इनको उपाधि मिली थी धर्म प्रचारी बद्ध की। किसकी, धर्म 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 प्राची बंद, किसकी, धर्म प्रचारी बंद की, किसकी उपाधि मिली थी, धर्म प्रचारी बंद की उपाधि इनको मिली थी। इसके साथ साथ और इनको कौन सी उपाधि मिली थी जो एग्जाम के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है, तो एक इनको मिली थी लिच्छवी दौहित्र की। किसकी उपाधि मिली थी, लिच्छवी दौहित्र की, ठीक ना। किसकी उपाधि मिली थी, लिच्छवी लिच्छवी दौहित्र, ठीक ना। किसकी उपाधि मिली थी, लिच्छवी दौहित्र
दौहित्र की उपाधि इनको मिली थी। लिच्छवी दौहित्र की उपाधि किससे मिली थी? तो इनकी माता कुमार देवी के तौर पर मिली थी, ठीक ना। अब इसके बाद हम किसकी चर्चा कर लेते हैं, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ठीक ना। समुद्रगुप्त के विषय में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक। तो इनको जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त, ठीक ना। समुद्रगुप्त के विषय में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि इनको जानकारी हमको कहाँ मिलती है, समुद्रगुप्त, ठीक। तो समुद्रगुप्त के विषय में हमको जानकारी जो मिलती है वो दो जगहों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? एक तो जानकारी हमको मिलती है कहाँ से? अभिलेखों से। कहाँ से जानकारी मिलती है? अभिलेख से, ठीक ना। कहाँ से जानकारी मिलती है? अभिलेख से, ठीक। अभिलेख के साथ साथ और कहाँ से जानकारी मिलती है इनके विषय में? तो एक मुद्रा से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मुद्रा से, ठीक ना, मुद्रा से। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? अभिलेख। वो भी अभिलेख कौन सा है? तो इसके अभिलेखों में कौन सा अभिलेख है? तो एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख, ठीक ना। एरण 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 अभिलेख, ठीक ना। अभिलेखों में सबसे पहले कौन सा अभिलेख है? तो एरण अभिलेख, ठीक, एरण अभिलेख। अच्छा, एरण अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे? एरण अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे? तो एरण अभिलेख के खोजकर्ता थे, किसी को आ रहा है तो तुरंत कमेंट करके बताए। एरण अभिलेख के खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो एरण अभिलेख के खोजकर्ता थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम ना। कौन थे? कनिंघम थे। एरण अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे? तो कनिंघम थे, ठीक। अच्छा, एरण अभिलेख यह है कहाँ पे? तो एरण अभिलेख जो है ये है कहाँ पे? तो एरण अभिलेख है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश ना। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जगह पर है? मध्य प्रदेश में किस जगह पर है? तो मध्य प्रदेश में है बीना नदी के तट पर। कहाँ पे है? बीना नदी के तट पर है ना। एरण अभिलेख कहाँ पे है? तो बीना नदी के मध्य प्रदेश, बीना नदी के तट पर है, ठीक। बीना नदी के तट पर, ठीक ना। बीना नदी के तट पर है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? इसी अभिलेख में एक अभिलेख आता है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा अभिलेख आता है? प्रयाग प्रशस्ति। एक अभिलेख आता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक ना। प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति, ठीक ना। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति कौन सा अभिलेख आता है? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक ना। प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्या क्या जानकारी हमको मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति यह है किसका? तो यह जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह है मुख्यतः किसका? अशोक के अभिलेख पर है। किसके अभिलेख पर है? अशोक के अभिलेख पर, ठीक ना। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है किसके अभिलेख माने जाते हैं मुख्य तौर से? तो यह अशोक के अभिलेख ना, अशोक के अभिलेख पर है, ठीक। अशोक के अभिलेख पर है, ठीक ना। किसके अभिलेख पर है? तो अशोक के अभिलेख पर है। अशोक का अभिलेख किसका बना था? तो अशोक का जो अभिलेख बना था वो बना था किसका? प्रस्तर का। किसका? प्रस्तर का। परस्तर ना, परस्तर का। किसका बना था? परस्तर का बना था, ठीक ना। परस्तर बोले तो किसका बना था? परस्तर मतलब होता है पत्थर का बना था। किसका बना था? पत्थर का, ठीक ना। परस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। किसका बना था? तो ये पत्थर का बना था, ठीक ना। अच्छा, पहले यह कहाँ पर था? जो प्रयाग प्रशस्ति अशोक का अभिलेख था ये तो प्रस्तर पत्थर का बना था, लेकिन ये पहले था कहाँ पे? तो यह था पहले कहाँ पे था? कोसम में था। कहाँ पे था? कोसम, ठीक ना। कहाँ पे था? कोसम। कोसम ना, कोसम। कोसम का मतलब क्या होता है? तो कोसम का मतलब होता है कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी। कहाँ पे था? कौशाम्बी ना। कोसम का मतलब क्या होता है? कौशाम्बी होता है। तो ये कहाँ पे था? कौशाम्बी में था, ठीक। अच्छा, अब एक यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जब कौशाम्बी में था तो कौशाम्बी से इसको प्रयाग किसने लाया? कौशाम्बी में जब था यह तो कौशाम्बी से इसको प्रयागराज चाहे प्रयाग प्रशस्ति को कहाँ किसने लाया? तो इसको प्रयाग लाने वाले कौन थे? तो इसको प्रयाग लाने वाले कौशाम्बी से थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर थे, ठीक ना। जहांगीर कौन थे? जहांगीर थे। अच्छा, जहांगीर किसके शासन काल में लाया था? तो जहांगीर जो था वो लाया था किसके शासन काल में? तो ये लाया था अकबर के शासन काल में। किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में, ठीक ना। किसके शासन काल में लाया? जहांगीर जो लाया तो ये लाया था अकबर के शासन काल में लाया, ठीक ना। अकबर के शासन काल में लाया, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि
एक ही प्रयाग प्रशस्ति मतलब एक ही ये अभिलेख है जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये एक ही अभिलेख है। इसमें कई लोगों का नाम आ रहा है। एक तो नाम आ रहा है समुद्रगुप्त का नाम आ रहा है, एक अशोक का नाम आ रहा है, इसी में जहांगीर का नाम आ जा रहा है, इसी में अकबर का नाम आ जा रहा है। तो एक ही अभिलेख को इतने लोगों को कैसे मतलब कि नाम आ जाता है? ये तो अभिलेख था अशोक का ना, तो इसमें कई लोगों का नाम कैसे आ रहा है? तो नाम इस तरह से आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप इस स्थान पर हैं, ठीक ना। मान लीजिए आप अपने घर में हैं तो ये पहले किसी का और का था। पहले मान लीजिए कि आपके दादा का था, दादा के बाद आपके पिता का हुआ, आपके पिता के बाद आपका हुआ, आपके बाद आपके बच्चे का होगा, ठीक ना। आपके बच्चे के बाद उसके बच्चे का होगा। तो इसी तरह से इस अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को कई लोगों ने स्थापित करवाया, इसलिए उन लोगों का नाम आता है, ठीक ना। जो जमीन, जो घर मान लीजिए कि आपकी दादा का है तो कभी उनके पिता का भी रहा होगा, उनके पिता के बाद आपके दादा का हुआ, आपके दादा के बाद आपके पिता का हुआ, आपके पिता के बाद आपका हुआ, आपके बाद आपके बच्चे का हुआ, आपके बच्चे के बाद किसी और का होगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि कई लोगों का नाम इसमें देखने को आपको मिल रहा है, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे? इसके आगे अब यहाँ और प्रयाग प्रशस्ति में जान लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसके बारे में एक और जानकारी यहाँ से ले लीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा थी, प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की भाषा थी संस्कृत ना। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। यह किस में लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति? तो लिखा गया था संस्कृत में। किस संस्कृत में, वो भी किस लिपि में लिखा गया था? अगर पूछ दे कि प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखा गया था, तो लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि ना। किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यह पूछ दे कि यह किस शैली में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन किस शैली में लिखा गया था? इसकी शैली क्या थी? तो इसकी शैली जो थी प्रयाग प्रशस्ति की, इसकी शैली थी चंपू शैली। कौन सी शैली थी? चंपू शैली, ठीक ना। कौन सी शैली थी? चंपू शैली, ठीक। चंपू शैली। अच्छा, चंपू शैली का मतलब क्या होता है? तो चंपू शैली का मतलब होता है कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? गद्य और पद ना। गद्य, चंपू शैली का मतलब क्या होता है? तो गद्य एवं पद ना, गद्य एवं पद यह दोनों में लिखा गया था, ठीक ना। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? चंपू शैली नाम दिया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में। क्या पूछता है? यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। कि पूछता है कि इसमें कितनी पंक्तियां थी ना, इसमें कितनी पंक्तियां ना, इसमें कितनी पंक्ति थी पूछता है, या पूछता है कितनी पंक्तियां थी। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो पंक्ति थी वो कितनी थी? 33 थी। कितनी थी? 33। 33 पंक्ति का मतलब कि 33 लाइन में लिखा गया था। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 33 लाइन में लिखा गया था। इसे लिखा किसने था? इस प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? तो इसको लिखने वाले जो थे, इसके लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन ना। कौन थे? हरिसेन, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। अब हरिसेन के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। हरिसेन का जो पद था वो कैसा पद था? तो हरिसेन का जो पद था वो वंशानुगत था। इसका पद कैसा था? वंशानुगत ना, वंशानुगत। इसका पद कैसा था हरिसेन का? तो वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? कि आपके बाद मतलब कि आप राजा हैं तो आपके बाद आपका बेटा जो है, आपका पुत्र जो है वही राजा होगा, उसके बाद उसका पुत्र राजा होगा। इसका वंशानुगत का मतलब यही होता है। वंशानुगत का मतलब ये हो गया कि आपके पिताजी राजा थे तो उनके बाद आप राजा बने, आपके बाद आपका पुत्र राजा बनेगा, आपके पुत्र के बाद उसका पुत्र राजा बनेगा। इसी का मतलब होता है वंशानुगत पद, ठीक ना। अच्छा, इसको पद क्या क्या मिले थे हरिसेन को? तो हरिसेन को पद जो मिले थे, एक पद मिला था महादंड नायक का। किसका पद मिला था? महादंड नायक का ना। महादंड नायक का। किसका पद मिला था? महादंड नायक का, ठीक। महादंड नायक। अब महादंड नायक किसको कहते हैं? तो महादंड नायक उसको कहते हैं, उस समय गुप्त वंश में किसको कहा जाता था महादंड नायक? तो कहा जाता था मुख्य न्यायिक अधिकारी को। किसको कहा जाता था? मुख्य न्यायिक ना, मुख्य न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? महादंड नायक ना। क्या कहा जाता था? महादंड नायक अधिकारी, ठीक ना, अधिकारी। और इनको क्या पद मिला था? तो इनको एक पद मिला था
कुमार अमात्य का, किसको, हरिसेन को एक महादंडनायक का पद मिला था, एक पद और मिला था। किसका पद मिला था? वो पद था क्या? कुमार अमात्य। क्या पद था? कुमार ना, कुमार अमात्य, कुमार अमात्य। ठीक, कुमार अमात्य। अच्छा, कुमार अमात्य का मतलब क्या था उस समय? तो कुमार अमात्य का मतलब था एक प्रमुख मंत्री। क्या बोला जाता था? एक प्रमुख ना, एक प्रमुख मंत्री उसको बोला जाता था। कुमार अमात्य को क्या बोला जाता था? तो एक प्रमुख मंत्री बोला जाता था। ठीक। अच्छा, दो इनको पद मिले थे, लेकिन एक तीसरा पद भी इनको मिला था। किसका? संधि विग्रहिक का। किसका? संधि ना, संधि विग्रहिक, विग्रहिक। किसका पद मिला था? संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक का मतलब क्या होता है? तो संधि विग्रहिक का मतलब होता है युद्ध और शांति मंत्री। इसको क्या बोलते थे उस समय? तो युद्ध और शांति मंत्री। क्या बोलते थे? युद्ध और शांति मंत्री ना। क्या बोलते थे? युद्ध और शांति मंत्री। ठीक ना, युद्ध और शांति मंत्री। ये पद मिला था किसको? हरिसेन को। एक बार और देख लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति मुख्यतः किसकी है? तो अशोक के अभिलेखों पर यह आधारित है। एक किसकी बनी थी? तो ये बनी थी प्रस्तर की। प्रस्तर का मतलब क्या होता है? तो प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। यह पहले कहाँ थी? तो पहले कोसम में थी। कोसम का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया? तो कौशाम्बी कर दिया गया। ठीक है, कौशाम्बी से इसको प्रयाग लाने वाले कौन थे? तो जहांगीर थे। जहांगीर ने किसके शासनकाल में लाया? तो अकबर के शासनकाल में लाया। ठीक ना। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। ठीक ना, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। शैली इसकी कौन सी है? तो शैली है चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब क्या होता है? तो चंपू शैली का मतलब होता है कि गद्य और पद्य यह दोनों में लिखी गई है। ठीक ना। इसमें पंक्तियां कितनी है? इसमें लाइनें कितनी लिखी गई हैं? 33 लाइनें लिखी गई हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। हरिसेन का पद कैसा था? तो वंशानुगत था। ठीक ना, वंशानुगत के बारे में आप लोग को अभी बताया हूं। इनको पद कौन कौन सा मिला था उस समय गुप्त वंश के समय? तो इनको पद मिला था एक महादंड नायक का। महादंड नायक का मतलब क्या होता है, या महादंड नायक का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य न्यायिक अधिकारी। ठीक। अच्छा, कुमार अमात्य, कुमार अमात्य का इनको पद मिला था। तो कुमार अमात्य का मतलब क्या है? तो यहाँ पे एक प्रमुख मंत्री का पद है। ठीक। एक संधि विग्रहिक का इनको पद मिला था। संधि विग्रहिक का पद का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा युद्ध और शांति मंत्री। क्या होगा? युद्ध और शांति मंत्री। ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं समुद्र गुप्त के विजय के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि समुद्र गुप्त को भी विजय कैसी कैसी मिली थी, कहाँ कहाँ से मिली थी ना। तो समुद्र गुप्त के विजय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे समुद्र गुप्त की विजय। क्या हेडिंग डालेंगे? समुद्र गुप्त की विजय। हेडिंग पहले हम डाल देंगे समुद्र गुप्त ना, समुद्र गुप्त की विजय। ठीक, समुद्र गुप्त की विजय। अच्छा, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में अब चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त की विजय क्या क्या थी। तो इनको पहली विजय क्या मिली थी? अयावार्त, अयावार्त ना, अयावार्त, अयावार्त, आयावार्त की प्रथम विजय। क्या मिली थी? आयावार्त की प्रथम विजय। ठीक ना, प्रथम विजय। अच्छा, आयावार्त की प्रथम विजय जो मिली थी इनके, आर्यावर्त की जो प्रथम विजय इनको मिली थी, इस पर यह प्रश्न बन जाता है कि जो आर्यावर्त की ये प्रथम विजय किए थे, ये किस भौगोलिक क्षेत्र पर किए थे? यहाँ तो प्रश्न बन रहा है ना कि समुद्रगुप्त को जो विजय, पहली विजय इनको जो मिली थी, आर्यावर्त की प्रथम विजय जो किए थे, तो किस भूभाग पर किए थे, किधर का ये क्षेत्र था? तो आर्यावर्त का जो उल्लेख मिलता है आपको, एक उल्लेख मिलेगा कहाँ पे? आर्यावर्त का उल्लेख आपको मिलेगा एक विष्णु स्मृति में। कहाँ पे मिलेगा? विष्णु स्मृति में। कहाँ पे मिलेगा? विष्णु स्मृति ना, विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति में उल्लेख मिलेगा। एक उल्लेख आपको मिलेगा कहाँ पे? मनु स्मृति में। कहाँ पे मिलेगा? मनु स्मृति। ठीक, मनु स्मृति। तो दो जगह आर्यावर्त की उल्लेख मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? एक विष्णु स्मृति में मिलता है, एक मनु स्मृति में मिलता है। ठीक। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जो विष्णु स्मृति है, इसमें क्या कहा गया है। विष्णु स्मृति, पहले हेडिंग डालिए आप लोग। तो
विष्णु स्मृति, ठीक ना, विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति के बारे में इनको क्या कहा गया है कि इनको कहा गया है कि किधर का क्षेत्र जीते थे, किस तरफ का, तो कावेरी नदी के उत्तर और कश्मीर के दक्षिण का जो भूभाग है वो क्या था, आर्यावर्त था। क्या था, आर्यावर्त ना। विष्णु स्मृति में क्या कहा गया है, तो विष्णु स्मृति में कहा गया, देखिए नोट कर रहा हूँ, पर नोट कर लीजिए। विष्णु स्मृति में कहा गया कि कावेरी ना, कावेरी नदी के उत्तर ना, कावेरी नदी के उत्तर और कावेरी नदी के उत्तर और कश्मीर के दक्षिण, ठीक, कावेरी नदी के उत्तर और कश्मीर के दक्षिण, ठीक, कावेरी नदी के उत्तर और कश्मीर के दक्षिण के जो भूभाग है ना, जो भूभाग हैं वो कौन है, वो कहाँ के हैं, तो जो भूभाग हैं वो है आर्यावर्त है, वह आर्यावर्त है। क्या है, आर्यावर्त, ठीक, आर्यावर्त है, ठीक ना। लेकिन यही पर मनु स्मृति में क्या कहा गया है, तो मनु स्मृति में जो आर्यावर्त का जो विजय बताया गया है, तो मनु स्मृति में किधर का भूभाग बताया गया है, मनु स्मृति में किधर का क्षेत्र बताया गया है, तो मनु स्मृति में जो क्षेत्र बताया गया है वह बताया गया है कहाँ का, विंध्य श्रेणी के उत्तर का भूभाग बताया गया है। क्या बताया गया है, विंध्य ना, विंध्य श्रेणी, ठीक, विंध्य श्रेणी के उत्तर, ठीक, विंध्य श्रेणी के उत्तर का भूभाग ना, उत्तर का भूभाग कौन सा है, तो ये है आर्यावर्त है। क्या है, आर्यावर्त, ठीक, आर्यावर्त है। एक बार और इसको देख लीजिए, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये सबसे पहले विजय कौन सा किए थे, तो पहले विजय किए थे आर्यावर्त की प्रथम विजय किए थे। आर्यावर्त का उल्लेख हमको देखने को कहाँ मिलेगा, तो एक उल्लेख मिलेगा विष्णु स्मृति में, एक मिलेगा मनु स्मृति में। तो जो विष्णु स्मृति है इसमें क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने किधर का विजय किया था, तो कावेरी नदी के उत्तर और कश्मीर के दक्षिण का जो भूभाग है वो आर्यावर्त है। यही विजय कौन किए थे, समुद्रगुप्त किए थे। लेकिन मनु स्मृति में क्या कहा गया है कि मनु स्मृति में यह बताया गया है कि विंध्य श्रेणी के उत्तर का जो भूभाग है वह आर्यावर्त है, ठीक ना। क्या है, वह आर्यावर्त है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आर्यावर्त की प्रथम विजय क्या मानेंगे। अब आर्यावर्त की प्रथम विजय तो दो जगह से, एक विष्णु स्मृति से हो गया, एक मनु स्मृति से हो गया, लेकिन अधिकतम जो इतिहासकार मानते हैं वो क्या मानते हैं, मनु स्मृति मानते हैं। क्या मानते हैं, मनु स्मृति ना। आर्यावर्त की जो प्रथम विजय है उसको अधिकतम इतिहासकार क्या मानते हैं, तो उसको मानते हैं कि मनु स्मृति से लेकर चलते हैं। तो हम मनु स्मृति से इसको जोड़कर देखते हैं कि कौन कौन से वहाँ पर क्या क्या विजय किए थे। तो आर्यावर्त की प्रथम विजय, ठीक, प्रथम विजय, ठीक ना, आर्यावर्त की प्रथम विजय। अब इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग जोड़कर चलेंगे किससे, मनु स्मृति से। किससे चलेंगे, मनु स्मृति, ठीक, मनु स्मृति। जब मनु स्मृति से इसको जोड़कर चलेंगे तो यह किधर का भूभाग हो गया या किधर का क्षेत्र हो गया, तो यह क्षेत्र हमारा हो गया उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया। किधर का क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत ना। किधर का क्षेत्र हुआ, उत्तर भारत का क्षेत्र हुआ, ठीक, उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया। अच्छा, उत्तर भारत कितने राज्य जीते थे, उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने कितने राज्य जीते थे, तो उत्तर भारत में 3 राज्य जीते थे। कौन कौन राज्य जीते थे, अज्यूत राज्य, कौन से, अज्यूत ना, अज्यूत राज्य, ठीक, अज्यूत राज्य जीते थे। एक राज्य और कौन सा जीते थे, 3 राज्य जीते थे। एक नागसेन, कौन सा क्षेत्र जीते थे, नागसेन ना, नागसेन के साथ साथ और कौन सा क्षेत्र जीते थे, तो नागसेन के साथ साथ जीते थे केतुकुलज, कौन सा, कोतकुलज ना, कौन सा, कोतकुलज, ठीक। ये 3 राज्य जीते थे, कहाँ, उत्तर भारत में। लेकिन अच्छा, उत्तर भारत में एक बात यहाँ से और जान लीजिए कि इसमें कौन सी नीति अपनाई थी ना, आर्यावर्त के प्रथम विजय जो किए थे उत्तर भारत में, तो इसमें कौन सी नीति अपनाई थी, इसमें नीति जो अपनाई थी वो कौन सी नीति थी, पूछता है क्वेश्चन में कि समुद्रगुप्त ने जो आर्यावर्त की प्रथम विजय की थी उसमें कौन सी नीति अपनाई थी। तो उसमें जो नीति अपनाई थी वो नीति कौन सी थी, बताइए जल्दी से। तो उसमें नीति जो थी
प्रसव्योद्धारण की, किसकी? प्रसव्योद्धरण ना, प्रसभ्यो प्रसभ्योद्धरण ना, प्रसभ्योद्धरण की नीति अपनाई थी। किसकी नीति अपनाई थी? प्रसभ्योद्धरण की नीति अपनाई थी। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति का इसका उल्लेख, आर्यावर्त का उल्लेख इस प्रयाग प्रशस्ति में कहाँ पर आता है? आर्यावर्त का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में कहाँ पर आता है? तो इसका उल्लेख आता है 13वें शिलालेख में। प्रयाग प्रशस्ति के 13वें शिलालेख में ना, कहाँ पे आता है? प्रयाग प्रशस्ति के 13वें शिलालेख में, ठीक ना, शिलालेख में आता है, ठीक ना। कहाँ पे आता है? प्रयाग प्रशस्ति के 13वें शिलालेख में आता है। अच्छा, इसके बाद वो और कौन सी विजय किया था? आर्यावर्त की प्रथम विजय हो गया, लेकिन आर्यावर्त की जो द्वितीय विजय किया था, आर्यावर्त ना, आर्यावर्त ना, आर्यावर्त की द्वितीय विजय, ठीक, आर्यावर्त की द्वितीय विजय। तो आर्यावर्त की जो द्वितीय विजय किया था, तो इसमें कितने क्षेत्रों को जीता था? तो इसमें जीता था, चाहे कितने राज्यों को जीता था, तो इसमें 9 राज्यों को जीता था। कितने राज्यों को जीता था? 9 राज्यों को जीता था, ठीक ना। कितने राज्यों को जीता था? तो 9 राज्यों को जीता था। टोटल कितने राज्यों का आर्यावर्त में? अब क्वेश्चन बन जाएगा कि आर्यावर्त में कुल कितने राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता? तो कुल राज्यों को जो जीता, तो 9 और 3 कितना हो गया? तो हमारा हो गया टोटल कितने हो गए? 12। कितने राज्यों को जीता? तो 12 राज्यों को जीता। एक बार और इसको देख लीजिए। आर्यावर्त की प्रथम विजय जो हुई थी वो मनु स्मृति से हम लोग लेकर चलेंगे। जब मनु स्मृति से लेकर हम चलेंगे तो किधर का क्षेत्र लेकर चलेंगे? उत्तर भारत का क्षेत्र लेकर चलेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि आर्यावर्त की प्रथम विजय में कितने राज्यों को जीता था? तो 3 राज्यों को जीता था ना। कितने राज्यों को जीता था? तो 3 राज्यों को जीता था। कौन कौन राज्य थे? अद्युत्य राज, नागसेन राज, कोतकुलज राज, ठीक ना। उसके बाद इसमें नीति कौन सी अपनाई थी? तो प्रसभ्योद्धरण की। कौन सी नीति अपनाई थी? प्रसभ्योद्धरण की नीति अपनाई थी, ठीक ना। और इसके बाद आर्यावर्त की द्वितीय विजय जो किया था, तो उसमें कितने राज्यों को जीता था? तो उसमें 9 राज्यों को जीता था। कितने राज्यों को जीता था? 9 राज्यों को जीता था, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद तीसरी इनकी जो विजय हुई थी, जो वो कौन सी हुई थी? तो वो हुई थी दक्षिणापथ विजय, ठीक ना। कौन सी विजय हुई थी? दक्षिणापथ ना। कौन सी विजय हुई थी? दक्षिणापथ की विजय, ठीक, दक्षिणापथ की विजय। तो दक्षिणापथ की विजय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि दक्षिणापथ की विजय में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो दक्षिणापथ की जो विजय किए थे, तो उसमें कितने राज्यों को जीते थे? तो इसमें जीते जो थे 12 राज्यों पर विजय किए थे। कितने राज्यों पर? 12, यानी कि 12 राज्यों को जीता ना। कितने राज्यों को जीता? तो 12 राज्यों को जीता, ठीक। अब यहाँ से क्या बन सकता है? इसका उल्लेख किस पंक्ति में हुआ है? दक्षिणापथ का उल्लेख किस पंक्ति में हुआ है ना। पंक्ति में 33 पंक्तियां लिखी गई थी, आगे आप लोगों को बताया हूं शुरू में। तो किस पंक्ति में किया गया इसका उल्लेख? तो इसका उल्लेख किया गया है जो 19वीं और किसमें किया गया है? 19वीं और 20वीं ना, 20वीं पंक्ति में। किसमें किया गया है? 20वीं पंक्ति में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक ना। 20वीं पंक्ति में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, कौन सी नीति दक्षिणापथ की विजय के समय इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? दक्षिणापथ के विजय के समय समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई? तो कौन सी नीति अपनाई थी? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की। कौन सी? ग्रहण मोक्षानुग्रह ना। ग्रहण मोक्षानुग्रह ना। ग्रहण मोनुच्छाग्रह क्या अपनाई थी? ग्रहण मोनुच्छाग्रह की नीति अपनाई थी, ठीक। अच्छा, इसका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रहण मोनुच्छाग्रह का। तो इसका उल्लेख आपको एक जगह और देखने को मिलेगा। किसमें? कालिदास के रघुवंश में भी। कहाँ मिलेगा? कालिदास का जो है कालिदास के रघुवंश में भी मिलेगा। कालिदास के रघुवंश ना, रघुवंश में भी इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। किसका? ग्रहण मोक्षानुग्रह की। इसके बाद इन्होंने तीसरी विजय कौन सी की थी? दक्षिणापथ की विजय के बाद तीसरी विजय की थी प्रत्यंत राज्यों की विजय। किसकी? प्रत्यंत
राज्यों की विजय, ठीक, प्रत्यंत राज्यों की विजय, प्रत्यंत राज्यों की विजय। अच्छा, प्रत्यंत राज्यों की जो विजय की थी, तो इसका उल्लेख किस पंक्ति में आता है? तो इसका उल्लेख जो आता है 22वीं पंक्ति में आता है। किस में आता है? 22वीं पंक्ति में ना। कि इसका उल्लेख किस पंक्ति में आता है? तो 22वीं पंक्ति में उल्लेख आता है, ठीक ना। किस में आता है? 22वीं पंक्ति में इसका उल्लेख होता है, ठीक। अच्छा, इसमें कौन सी नीति अपनाई थी? प्रत्यंत राज्यों के विजय के समय कौन सी नीति अपनाई, ठीक ना। तो इसमें जो नीति अपनाई थी वो नीति कौन सी थी? तो वो जो नीति थी वो सर्व कर दानज्ञाकरण प्रमाण गमन ना। इसको नोट कर रहा हूं, यहाँ पे लिख देखिए, सर्व कर ना, सर्व कर दानाज्ञा सर्व कर दानाज्ञा करण, सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रमाण ना, प्रमाण गमन ना। कौन सी नीति अपनाई? तो सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रमाण गमन की नीति अपनाई थी, ठीक ना। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ उन्होंने बताया, समुद्रगुप्त ने, कि सभी प्रकार के कर दान कीजिए। क्या बताया? सभी प्रकार ना, सभी प्रकार के कर या सभी प्रकार के टैक्स दान कीजिए, ठीक ना, दान कीजिए। एक कौन सी नीति अपनाई थी? सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रमाण की नीति अपनाई थी। किसमें? प्रत्यंत राज्यों के विजय के समय। प्रत्यंत राज्यों की विजय जो इसकी कौन सी पंक्ति में उल्लेख हुआ है? तो 22वीं पंक्ति में इसका उल्लेख हुआ है। इसके बाद उन्होंने कौन सी विजय की? तो विदेश राज्यों का विजय किया, विदेशी राज्यों का विजय किया। चौथी विजय जो किया वो कौन सी किया? तो विदेशी राज्यों का विजय किया ना। विदेशी राज्यों की विजय, ठीक, विदेशी राज्यों की विजय। तो विदेशी राज्यों के विजय में इसमें कौन था आता है? तो इसमें आएगा एक आपको कुषाण शासक ना। कुषाण शासक के प्रति इन्होंने विजय की थी। किसके प्रति? कुषाण शासक, ठीक, कुषाण शासक। अच्छा, कुषाण शासक यह किधर का क्षेत्र था? कुषाण शासक का जो विजय किया था विदेश क्षेत्रों में, तो यह किस तरफ का क्षेत्र था? तो यह जो क्षेत्र था वो पंजाब का था। कहाँ का था? पंजाब। उसके साथ साथ कौन सा क्षेत्र था? पेशावर ना। कौन सा क्षेत्र था? पेशावर, ठीक। पंजाब के साथ साथ कौन सा क्षेत्र था? तो पेशावर था, ठीक। इसके बाद इन्होंने पंजाब और पेशावर, यहाँ के शासक कौन थे? पंजाब और पेशावर के शासक कौन थे? तो पंजाब पेशावर के शासक थे केदार। कौन थे? केदार, ठीक। इसके बाद इसी में पहले नंबर पर कुषाण शासक के प्रति राज्य पर विजय किया। इसी में दूसरे नंबर पर कौन सा विजय किया? चौथे में तो शक शासक के प्रति। किसके प्रति? शक ना, शक शासक। तो शक शासक की जो प्रति विजय किया विदेशी राज्यों में, तो यह क्षेत्र कहाँ का था? तो जो यह क्षेत्र था वो कहाँ का था? तो यह क्षेत्र था मालवा का। कहाँ का था? मालवा ना। मालवा के साथ साथ और कौन सा क्षेत्र था? गुजरात का, ठीक ना। कौन सा था? गुजरात, ठीक, गुजरात के साथ साथ कौन सा क्षेत्र था? तो गुजरात के साथ साथ था राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान, ठीक ना। गुजरात के साथ साथ कौन सा क्षेत्र था? तो राजस्थान क्षेत्र था, ठीक ना। ये कौन सा क्षेत्र था? शक शासक के प्रति क्षेत्र था। इसके बाद अब कौन सा विजय किया था? तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका के प्रति। किसके प्रति? श्रीलंका ना, श्रीलंका। तो श्रीलंका के प्रति देख लेते हैं कि वहाँ के शासक कौन थे। श्रीलंका की जो विजय किया तीसरे नंबर पर विदेशी राज्यों में, तो श्रीलंका का विजय किया। श्रीलंका, ठीक ना। तो श्रीलंका जो था, यहाँ के शासक कौन थे? श्रीलंका के शासक, तो श्रीलंका के जो शासक थे वो कौन थे? तो श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन। कौन थे? मेघवर्मन ना। यहाँ के शासक कौन थे? मेघवर्मन, ठीक, मेघवर्मन थे। यहाँ के शासक कौन थे? मेघवर्मन थे। इसके बाद आपको एक और इनका विजय देखने को मिलेगा, आटविक राज्य की विजय। कौन सा विजय देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त का? तो आटविक राज्य ना, आटविक राज्य की विजय, ठीक, आटविक राज्य की विजय। तो आटविक राज्य की जो विजय थी, यह कौन सी नीति यहाँ अपनाई थी? तो आटविक राज्य के प्रति जो नीति अपनाई थी
वो परिचारीकृत की नीति अपनाई थी। किसकी? परिचारीकृत। कौन सी नीति अपनाई? तो परिचारीकृत की नीति अपनाई, ठीक ना। आठवीं राज्य के विजय के समय कौन सी नीति अपनाई थी? तो परिचारीकृत की नीति अपनाई थी। परिचारीकृत का मतलब इनको क्या क्या, इनको सेवक बोला गया ना, सेवक बना लिया, ठीक। अच्छा, इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा आठवीं राज्य की विजय का अशोक के 13वें शिलालेख में। किसमें मिलेगा? आठवीं राज्य का उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलेगा। किसमें? 13वें शिलालेख में ना, शिलालेख, ठीक, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख ना, उल्लेख इसका किया गया, ठीक, उल्लेख। अच्छा, और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? तो इसके आगे कुछ और बच नहीं रहा है दोस्तों। इसी के साथ क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास में कोई भी कहीं पर कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगा, ठीक ना। क्लास में कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों का सलेक्शन चाहिए दोस्तों, ठीक ना। तो इसके आगे की क्लास में क्या हम लोग पढ़ेंगे? इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? नहीं, इसके आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग इसके आगे क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता है। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।